हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं अनार्किज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं अराजकतावाद। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अनार्किज्म के मीनिंग को, इट्स फीचर्स और कोर आइडियाज, टाइप्स ऑफ अनार्किज्म, एज वेल एज इट्स डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। तो शुरुआत करते हैं अनार्किज्म के मीनिंग से। अनार्किज्म है क्या? ये कैसी आइडियोलॉजी है? क्या इसका मेन आइडिया है? तो अनार्किज्म या अराजकतावाद ये मानता है कि ऐसे सभी इंस्टीट्यूशंस जो कि अथॉरिटी, कोअर्जन या फोर्स या हायरार्की पर बेस्ड हैं, उनको अबॉलिश कर देना चाहिए। अथॉरिटी होती है ऑर्डर देने की पावर और हायरार्की होती है अथॉरिटी के आधार पर रैंकिंग। तो ऐसे सभी इंस्टीट्यूशंस को अनार्किज्म अबॉलिश करने की बात करता है, खत्म करने की बात करता है। और ऐसे मेन इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट और गवर्नमेंट, क्योंकि इसका मानना है कि अथॉरिटी चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ईविल होती है, बुरी होती है और अननेसेसरी होती है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों ये अथॉरिटी के खिलाफ है वो हम फीचर्स में डिस्कस करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, अनार्किस्ट सपोर्ट करते हैं एक स्टेटलेस सोसाइटी को, जिसमें कोई स्टेट ना हो, ना ही कोई गवर्नमेंट हो, बल्कि लोगों की कम्युनिटी हो जो कि वॉलंटरी हो, इंडिविजुअल्स ने अपनी मर्जी से फॉर्म करी हो और इंडिविजुअल्स खुद ही इन कम्युनिटीज को गवर्न करेंगे। सो दे विल बी सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज एंड फ्री एसोसिएशंस जो कि फोर्स पर आधारित नहीं होंगी बल्कि वॉलंटरी होंगी, क्योंकि अनार्किस्ट का ये मानना है कि इंडिविजुअल्स में ये कैपेबिलिटी है कि वो सेल्फ गवर्न कर सकें। इसके लिए उन्हें किसी स्टेट या गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। और फर्दर इसकी मेनली 2 टाइप्स हैं, इंडिविजुअलिस्ट अनार्किज्म और कलेक्टिविस्ट अनार्किज्म, जिसको हम टाइप्स ऑफ अनार्किज्म में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम अनार्की शब्द की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड अनार्कोस से इमर्ज हुआ है, जिसका मतलब होता है विदाउट रूल या रूल के बिना। इनिशियली ये अनार्की वर्ड का एक नेगेटिव मीनिंग था और इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जमाने से ही यूज किया जा रहा था, केओस और डिसऑर्डर को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि ये वर्ड नेचर में नेगेटिव था। अव्यवस्था और अराजकता को दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। बट लेटर ऑन इसका एक पॉजिटिव मीनिंग भी इमर्ज हुआ, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। और जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं अनार्किज्म से रिलेटेड, वो है पियर जोसेफ प्रोडा, विलियम गॉडविन, पीटर क्रोपटकिन और मिकाइल बकुनिन। प्रोडा को फाउंडर ऑफ अनार्किज्म माना जाता है, क्योंकि ही वाज द थिंकर जिन्होंने कहा था दैट आई एम एन अनार्किस्ट। और वहीं से अनार्किज्म को एक पॉजिटिव कॉनोटेशन या पॉजिटिव मीनिंग मिला। और जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है अनार्किज्म पे, वो है विलियम गॉडविन का इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, which was published in 1793, followed by Proda's What is Property, published in 1840, in which he gave his famous statement that property is theft. और जो टाइम पीरियड था इमर्जेंस का अनार्किज्म का, वो था 19th सेंचुरी। मिड ऑफ 19th सेंचुरी से इसका एक प्रॉपर इमर्जेंस माना जाता है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ अनार्किज्म, जो कि अथॉरिटी के अगेंस्ट है और ऐसे सभी इंस्टीट्यूशंस को अबॉलिश करने की बात करता है जो कि अथॉरिटी पर आधारित हो, मेनली द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। अब आ जाते हैं अनार्किज्म के फीचर्स पर, जिन्हें अनार्किज्म के कोर आइडियाज भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर ये है दैट इट इज एंटी अथॉरिटी। अथॉरिटी को ये किसी भी फॉर्म में सपोर्ट नहीं करता है। वाई? क्योंकि अनार्किज्म का मानना है कि अथॉरिटी फ्रीडम और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। ये इंडिविजुअल की फ्रीडम को लिमिट करती है और इससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है, क्योंकि अथॉरिटी के यूज के थ्रू एक पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है वो दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस या प्रभावित कर सकता है, जिससे कि ह्यूमन बींग्स एक स्लेव की तरह बन जाते हैं, उन लोगों और इंस्टीट्यूशंस के स्लेव्स जिनके पास अथॉरिटी है।
और इसी प्रकार उन ह्यूमन बींग्स का ऑपरेशन होता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं और इंडिविजुअल्स की लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है। साथ ही साथ ये डोमिनेशन पर आधारित है, जिसकी वजह से सोसाइटी में डोमिनेंस और सबमिशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जिसके पास अथॉरिटी है वो डोमिनेट करता है और बाकी ह्यूमन बीइंग सबमिसिव हो जाते हैं जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, उनको डोमिनेट किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज एंटी अथॉरिटी। ये स्टेट के भी अगेंस्ट है। अनार्किज्म स्टेट की पावर को रिजेक्ट करता है। ये मानता है कि जो स्टेट की पावर है वो एब्सोल्यूट है और अनलिमिटेड है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और अपने लॉ के थ्रू एक स्टेट इंडिविजुअल की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, उस पर लिमिटेशंस लगा देती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी लिमिट कर देती है। वो जो चाहे अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। अपनी मर्जी के अगेंस्ट जाके उसे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। कई बार वो ओपनली अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार स्टेट जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती है एंड इट इज बेस्ड ऑन फोर्स। स्टेट फोर्स पर आधारित होती है, जिसके लॉस को इंडिविजुअल्स को ओबे करना ही करना होता है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको पनिश भी किया जा सकता है। ये एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन भी है। कई तरीकों से इंडिविजुअल को एक्सप्लॉयट किया जाता है, जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं या उनसे टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। और अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से, जिनमें आती है पुलिस और मिलिट्री, स्टेट एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। जिस क्लास और इंडिविजुअल्स के पास पावर और अथॉरिटी है वो और पावरफुल होता जाता है, और इसी प्रकार स्टेट सोसाइटी में इनइक्वालिटी को मेंटेन रखती है। ह्यूमन बीइंग्स को लेकर अनार्किज्म के क्या विचार हैं? अनार्किस्ट थिंकर्स का मानना है कि ह्यूमन बीइंग्स कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं, आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति सिंपैथी रखते हैं और सोशेबल होते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं। लेकिन अगर उनके पास पावर, प्रिविलेज या वेल्थ आ जाए, यानी कि ताकत या पैसा आ जाए, तो वो एक टायरेंट भी बन सकते हैं, निरंकुश हो जाते हैं और दूसरे लोगों पर अत्याचार करते हैं। तो पावर किसी भी शेप में या फॉर्म में इंसान को करप्ट करती ही करती है, ऐसा मानते हैं अनार्किस्ट्स। इसीलिए लोगों को पावर से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अनार्किस्ट मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में ये कैपेबिलिटी है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में रह सकें, पीसफुली एग्जिस्ट कर सकें, अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सकें, और इसके लिए उन्हें किसी सरकार की जरूरत नहीं है या स्टेट की जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर ऑर्डर की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद से अपने आप को कंडक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें पावर से दूर रखा जाए तो। स्टेट और गवर्नमेंट को लेकर अनार्किस्ट के क्या विचार हैं? ये दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। स्टेट को ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म मानते हैं जिसके पास पावर होती है और मोनोपोली होती है फोर्स को लेजिटिमेट तरीके से यूज करने की अपने टेरिटरी के विद इन। तो स्टेट अपने आप में एक एंटिटी है, एक प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है जिसके पास पावर है। और गवर्नमेंट ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट के बिहाफ पर पावर को एक्सरसाइज करता है। तो गवर्नमेंट ऐसे सेट ऑफ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेट की पावर को एक्सरसाइज करते हैं, और अनार्किस्ट दोनों के ही अगेंस्ट हैं, लेकिन मेन तौर पर वो स्टेट के खिलाफ हैं। तो गवर्नमेंट स्टेट का ही एक एलिमेंट है। प्रॉपर्टी को लेकर अनार्किस्ट के मिक्स्ड व्यूज हैं। कुछ अनार्किस्ट सपोर्ट करते हैं प्रॉपर्टी को, वहीं कुछ इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो कलेक्टिविस्ट अनार्किस्ट हैं वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो कलेक्टिव ओनरशिप को सपोर्ट करते हैं कि सब लोग मिलके कलेक्टिवली प्रॉपर्टी को ओन करें। वहीं जो इंडिविजुअलिस्ट अनार्किस्ट हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज द एंटी क्लेरिकलिज्म। क्लेरिकलिज्म का मतलब होता है पुरोहितवाद। रिलीजन को लेकर अनार्किस्ट के मिक्स्ड व्यूज हैं। कई अनार्किस्ट रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, वहीं कई इसके अगेंस्ट हैं। और कुछ अनार्किस्ट ऐसे हैं जो रिलीजन को क्रिटिसाइज तो करते हैं बट इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम रिलीजन से नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम है
क्लेरिकलिज्म से। एक रिलीजन के अंडर जो हायरार्की होती है प्रीस्ट्स की, उसको ये रिजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सीनियर प्रीस्ट है, फिर उससे एक और जूनियर प्रीस्ट है, फिर उसके बिलो एक और प्रीस्ट है। इस हायरार्की को ये रिजेक्ट करते हैं और रिलीजन को भी एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी मानते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सोसाइटी में अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जाता है। और अथॉरिटी पर बेस्ड किसी भी इंस्टीट्यूशन को ये रिजेक्ट करते हैं। बट नॉट एवरी अनार्किस्ट रिजेक्ट्स रिलीजन। ये बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉडा और बकुनन जैसे जो थिंकर्स हैं, वो पर्टिकुलरली क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक हम ऐसे रिलीजन को रिजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इंसान पूरे तरीके से फ्री और इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। इकोनॉमिक फ्रीडम की अगर हम बात करें, यहां भी डिफरिंग व्यू पॉइंट्स हैं। वैसे अनार्किस्ट एक ऐसी इकोनॉमी को प्रेफर करते हैं जिसमें इंडिविजुअल्स अपने काम को खुद से मैनेज कर सकें। तो स्टेट की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, स्टेट का किसी भी प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल्स अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को खुद से ही मैनेज करें, आपस में डिसाइड करें कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसीलिए कलेक्टिविस्ट अनार्किस्ट जो हैं वो सपोर्ट करते हैं कॉमन ओनरशिप का। सब लोग मिलकर कॉमनली ओन करें मींस ऑफ प्रोडक्शन को। वहीं जो इंडिविजुअलिस्ट अनार्किस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं मार्केट मैकेनिज्म का। अब देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कलेक्टिविस्ट अनार्किस्ट हैं वो सोशलिज्म से इंस्पायर्ड है, वहीं जो इंडिविजुअलिस्ट अनार्किस्ट हैं वो कैपिटलिज्म से इंस्पायर्ड है। हालांकि इंडिविजुअलिस्ट अनार्किस्ट के कुछ आइडियाज ऐसे हैं जो कि अनार्किज्म के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड करते हैं, और साथ ही कैपिटलिज्म और स्टेट सोशलिज्म दोनों के ही अगेंस्ट हैं। सभी अनार्किस्ट कैपिटलिज्म को अपोज करते हैं एक्सेप्ट फॉर हुम, कुछ इंडिविजुअल अनार्किस्ट के अलावा। वाई? क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो इंडिविजुअल अनार्किस्ट हैं दे आर इंस्पायर्ड बाय कैपिटलिज्म, तो क्यों अपोज करेंगे वो कैपिटलिज्म को? ये सोवियत स्टाइल स्टेट सोशलिज्म के भी अगेंस्ट हैं। अब ध्यान देने वाली बात यही है, ये स्टेट सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, सोशलिज्म की नहीं। तो स्टेट सोशलिज्म इज जस्ट अ टाइप ऑफ सोशलिज्म जहां पर स्टेट ओनरशिप होती है इंस्टेड ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप। तो उनको स्टेट ओनरशिप पसंद नहीं है, उसके वो अगेंस्ट हैं। और होंगे भी क्यों? स्टेट के तो ये खिलाफ हैं। एंड लाइक आई मेंशन बिफोर, इंडिविजुअल अनार्किस्ट जो हैं वो प्रॉपर्टी राइट्स को सपोर्ट करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, और इनका मानना है कि स्टेट सोशलिज्म में इन दोनों ही प्रोविजंस का वायलेशन होता है, इसलिए ये स्टेट सोशलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। और कलेक्टिविस्ट अनार्किस्ट क्या आर्ग्यू करते हैं, क्यों स्टेट सोशलिज्म के अगेंस्ट है? क्योंकि उनका मानना है कि स्टेट सोशलिज्म में स्टेट एक्सप्लॉइट करती है लोगों को, कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट क्लास एक्सप्लॉइट करती है, और स्टेट सोशलिज्म में स्टेट एक्सप्लॉइट करती है। तो डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में कुछ भी। ये होते हैं फीचर्स अनार्किज्म के। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अनार्किज्म पर, जिसकी मेनली 2 टाइप्स है, कलेक्टिविस्ट एंड इंडिविजुअलिस्ट। पहले समझते हैं कलेक्टिविस्ट अनार्किज्म को, जिसे अनार्को कलेक्टिविज्म एंड सोशल अनार्किज्म भी कहा जाता है। और इसकी रूट्स जो हैं वो सोशलिज्म में लाई करती हैं, और इसीलिए ये कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस देता है। ये कहता है कि ह्यूमन बींग्स को कॉमन गुड के लिए काम करना चाहिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल के बजाय कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस देता है। जैसा कि सोशलिज्म का भी मानना था कि ह्यूमन बींग्स आपस में एक कॉमन ह्यूमैनिटी द्वारा लिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, वही कलेक्टिविस्ट अनार्किज्म भी मानता है। तो क्योंकि सभी ह्यूमंस आपस में जुड़े हुए हैं, सभी में ह्यूमैनिटी है, उनको गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल या रेगुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टेट और गवर्नमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको अबॉलिश करना चाहिए। इंडिविजुअल्स खुद से सेल्फ गवर्न करें, अपने आप को गवर्न करें, अपने अफेयर्स को मैनेज करें, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करें। इसकी फर्दर 3 मेन फॉर्म्स हैं, म्यूचुअलिज्म, अनार्को सिंडिकलिज्म और अनार्को कम्युनिज्म। मैं शॉर्ट में आपको तीनों समझा देती हूं। सबसे पहली फॉर्म है म्यूचुअलिज्म, और इससे रिलेटेड मेन थिंकर है प्रॉडा, जिनका वर्क है कौन सा, व्हाट इज प्रॉपर्टी।
और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रोडा किस लिए फेमस है? अपनी स्टेटमेंट प्रॉपर्टीज थेफ्ट के लिए, एज वेल एज आई एम एन अनार्किस्ट। और ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, म्यूचुअलिज्म को सपोर्ट करते थे। उन्होंने ये आइडिया दिया है। तो म्यूचुअलिज्म क्या है? एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने बार्टर सिस्टम का नाम सुना है? बस म्यूचुअलिज्म वही है। एक्सचेंज पर यह आधारित है, एक फेयर और इक्विटेबल एक्सचेंज पर। ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें इंडिविजुअल्स आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे। एक सामान के बदले, एक कमोडिटी के बदले दूसरे कमोडिटी खरीदेंगे। सो लाइक राइस बैग के बदले आपको दाल मिलेगी, और ये फेयर तरीके का एक्सचेंज होगा। दोनों ही तरफ से जो कमोडिटी की वैल्यू होगी वो सेम होगी। और इस तरीके का सिस्टम प्रॉफिट बेसिस पर आधारित नहीं होगा, ना ही एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड होगा। इट विल बी बेस्ड ऑन कॉमन गुड। जितनी हमें जरूरत है हम उतना ही खरीदेंगे। तो ये जो सिस्टम है ये वॉलंटरी है, इच्छा या विल पर आधारित है, आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है, सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर एक फेयर एंड इक्विटेबल एक्सचेंज हो रहा है। एक गुड के बदले उन्हें दूसरा गुड मिल रहा है। ना ही सरकार का कोई इंटरफेरेंस है, ना ही उनका कोई कंट्रोल है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दैट इज व्हाट म्यूचुअलिज्म इज। इसके बाद सेकेंड फॉर्म आती है अनार्को सिंडिकलिज्म। अब सिंडिकेट्स कौन होते थे? ये भी स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी को सपोर्ट करते थे। फ्रांस में इस कॉन्सेप्ट का इमर्जेंस हुआ था, और इनका मानना था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जो ओनरशिप है वो लेबर यूनियंस के पास होनी चाहिए, जिनको वो सिंडिकेट्स कहते थे। इससे रिलेटेड मेन थिंकर हैं जॉर्ज सॉरेल, जिनका इंपॉर्टेंट वर्क है रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस। तो अनार्को सिंडिकलिज्म का मेन आइडिया क्या कहता है? इट कंबाइंस अनार्किज्म विद सिंडिकलिज्म। तो ये रेवोल्यूशनरी चेंज की बात करता है। इसका मानना है कि अगर हमें सोसाइटी में बदलाव लाना है, यानी कि कैपिटलिज्म से अनार्किज्म लाना है, तो उसके लिए हमें रेवोल्यूशनरी मेथड्स का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें आते हैं स्ट्राइक्स या प्रोटेस्ट्स, ना कि ऐसे रिफॉर्म्स जो कि सिस्टम के विद इन रहकर किए जाते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। तो ये कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करने की बात करता है और एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने की बात करता है, जहां पर ओनरशिप होगी किनके पास? लेबर यूनियंस के पास, जिन्हें कि सिंडिकेट्स कहा जाता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके पास होंगे, वही ये डिसाइड करेंगे कितना प्रोड्यूस करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो वर्कर्स कंट्रोल करेंगे प्रोडक्शन को एज वेल एज सोसाइटी को। और ये कैसे अचीव किया जाएगा? थ्रू डायरेक्ट एक्शन, यानी कि रेवोल्यूशनरी चेंज, जिसमें आते हैं मेथड्स लाइक प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स। साथ ही साथ ये वर्कर सॉलिडारिटी की भी बात करता है। वर्कर्स यूनाइटेड होकर काम करेंगे, अपना कॉज सामने रखेंगे। और ये जो अनार्को सिंडिकलिस्ट होते हैं, ये ना ही सिर्फ कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट होते हैं, बल्कि स्टेट सोशलिज्म के भी अगेंस्ट होते हैं। दोनों को ही ये ऑप्रेसिव और एक्सप्लॉयटेटिव फोर्सेस मानती है। फिर थर्ड फॉर्म आती है अनार्को कम्युनिज्म, जो कि इंपॉर्टेंस देती है ह्यूमन कॉपरेशन पर। और इससे रिलेटेड मेन थिंकर हैं पीटर क्रोपत्किन, जिनकी एक इंपॉर्टेंट थियरी है दैट इज म्यूचुअल एड। और यही अनार्को कम्युनिज्म का मेन थीम है। इसके अलावा एरिको मालाटेस्टा भी एक इंपॉर्टेंट थिंकर हैं अनार्को कम्युनिज्म से रिलेटेड। तो ये जो फॉर्म है ये प्रेफर करती है सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ मैनेजिंग कम्युनिटीज को। एक अनार्किक सोसाइटी होगी जिसमें ना स्टेट होगी ना ही गवर्नमेंट। कम्युनिटीज खुद से अपने आप को मैनेज करेंगी और ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होंगी। जितनी इन्हें जरूरत होगी वो उतना ही प्रोड्यूस करेंगी। और इन कम्युनिटीज को कहा जाएगा कम्यून्स। वेल्थ और प्रॉपर्टी को भी ये कॉमनली ओन करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी देयर विल बी कॉमन ओनरशिप। और डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे? पार्टिसिपेटरी तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हर एक पर्सन जो उस कम्यून का पार्ट है डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेगा, विच विल इंश्योर हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्योंकि हर इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग में, तो लोगों की पार्टिसिपेशन का लेवल हाई होगा और ये इंश्योर करेगा पॉलिटिकल इक्वालिटी, क्योंकि हर इंसान इक्वल तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग में। एज वेल एज ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी अगेंस्ट है।
क्योंकि इनका मानना है कि ये सेल्फिशनेस को इनकरेज करता है एंड दैट्स व्हाई दे सपोर्ट कॉमन ओनरशिप। तो ये होता है कलेक्टिविस्ट अनार्किज्म। इसके बाद आता है इंडिविजुअलिस्ट अनार्किज्म, जिसका मेन फोकस कौन होगा? इंडिविजुअल होगा, एक सॉवरेन इंडिविजुअल जो कि फ्री है, इंडिपेंडेंट है, जैसा चाहे वैसे डिसीजंस ले सकता है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसको अनार्को इंडिविजुअलिज्म भी कहा जाता है। ये मानता है कि इंडिविजुअल तब तक सॉवरेन नहीं हो सकता जब तक वो ऐसी सोसाइटी में रहता है जहां पर लॉ और गवर्नमेंट होती है, क्योंकि इनका मानना है कि इंडिविजुअल्स अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को प्रॉपरली कंडक्ट कर सकते हैं एक पीसफुल तरीके से, और इसके लिए किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, केपेबल हैं, तो वो किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो लिमिटेड गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। और इंडिविजुअल और स्टेट को वो दो हॉस्टाइल प्रिंसिपल्स मानते हैं जो कि आपस में विरोधी हैं, क्योंकि स्टेट को वो एक एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन मानते हैं जो कि इंडिविजुअल की सॉवरेनिटी को अफेक्ट करता है। इसकी भी 3 मेन फॉर्म्स हैं, ईगोइज्म, लिबर्टेरियनिज्म और अनार्को कैपिटलिज्म। सबसे पहले आता है ईगोइज्म, जिससे रिलेटेड मेन थिंकर है मैक्स टर्नर। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है द ईगो एंड हिज ओन, और ये हीगल के आइडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ईगोइज्म का मेन आइडिया भी यही है, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करता है एंड हेंस द नेम ईगोइज्म। ईगोइज्म नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए। ये मानता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें पता है क्या उनका इंटरेस्ट है, वो केपेबल हैं अपने आप को मैनेज करने के लिए, और उनको पूरा राइट है कि वो अपने इंटरेस्ट में काम करें। तो ईगोइज्म जो है ये इंडिविजुअल को सेंटर मानता है यूनिवर्स का, इंडिविजुअल इसका फोकस है, ना कि कम्युनिटी, और इसीलिए ये मानता है कि इंडिविजुअल के पास पूरा राइट है कि वो जो चाहे कर सके, उस पर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ना हो, ना ही किसी लॉ का रिस्ट्रिक्शन, ना ही किसी सोशल कन्वेंशन का रिस्ट्रिक्शन, यानी कि समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज और प्रथाएं और दूसरे इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस, ना ही इंडिविजुअल पर किसी भी प्रकार से किसी रिलीजियस या मॉरल प्रिंसिपल्स का दबाव होना चाहिए। इंडिविजुअल शुड बी लेफ्ट कंप्लीटली फ्री, ये होता है ईगोइज्म। फिर उसके बाद आता है लिबर्टेरियनिज्म। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं हेनरी डेविड थॉरो, लाइसेंडर स्पूनर, बेंजामिन टकर और जोसिया वॉरेन। एक लाइन में अगर इसे एक्सप्लेन करना हो तो थॉरो की स्टेटमेंट बेस्ट तरीके से इसे सम अप करती है दैट वो गवर्नमेंट बेस्ट होती है जो कि गवर्न ही नहीं करती, दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स नॉट एट ऑल। तो ये बिल्कुल ही गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, बल्कि ये तो इंपॉर्टेंस देते हैं ह्यूमन रैशनैलिटी को, इंसान की तार्किकता को। और क्योंकि ह्यूमंस रैशनल हैं, तार्किक हैं, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनके बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, उसको डिस्कशन के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है, और वो डिस्कशन तार्किक होना चाहिए, रैशनैलिटी पर आधारित होना चाहिए। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, इंडिविजुअल्स अपने आप से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, और इंडिविजुअल्स के पास राइट टू प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, जिसको इंडिविजुअल अनार्किस्ट जनरली सपोर्ट करते हैं इन ऑपोजिशन टू द कलेक्टिविस्ट अनार्किस्ट्स। और ये फ्री ट्रेड और फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स को भी सपोर्ट करते हैं। सो ये कैपिटलिज्म से प्रभावित हैं, ये ओपन कंपटीशन को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स पर एम्फसाइज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो इंडिविजुअल अनार्किज्म है, इट इज इंस्पायर्ड बाय कैपिटलिज्म। लास्टली आता है नार्को कैपिटलिज्म, जो कि इमर्ज होता है लेट 20th सेंचुरी में, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं आयन रैंड, मरे रॉथबर्ड एंड डेविड फ्राइडमैन। ये भी यही कहता है कि गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया जाए, और किससे रिप्लेस कर दिया जाए? अनरेगुलेटेड मार्केट कंपटीशन से। फ्री मार्केट की बात कर रहा है, ओपन कंपटीशन को सपोर्ट कर रहा है, किसी भी प्रकार का स्टेट रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, मार्केट डिसाइड करे प्राइसिंग को, एक्टर्स आपस में compete करें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए,
स्टेट किसी भी प्रकार से कोई प्रोटेक्शन ना गारंटी करे, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ ही साथ ये इंडिविजुअल को फ्रीडम भी देता है कि वो दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। इट बेसिकली कंबाइंस अनार्किज्म विद कैपिटलिज्म। इंडिविजुअल कंप्लीटली फ्री होना चाहिए, मार्केट पर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, किसी भी सिंगल इंडिविजुअल का या किसी ग्रुप का, और कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स की जितनी भी जरूरतें हैं वो मार्केट ही सेटिस्फाई करे। ये होता है अनार्को कैपिटलिज्म। तो ये थी टाइप्स ऑफ अनार्किज्म। अब आ जाते हैं अनार्किज्म के डिसएडवांटेजेस पे। ये क्या इसकी डीमेरिट्स हैं। सबसे पहला ये है दैट इट माइट लीड टू सोशल डिसऑर्डर एंड इंस्टेबिलिटी। देखिए, जब कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी, कोई स्टेट नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, तो ऑर्डर कहां से आएगा? कौन पुलिस का काम करेगा? लॉ एंड ऑर्डर को कौन प्रोटेक्ट करेगा? इससे तो सोसाइटी में डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, एक केओस क्रिएट हो जाएगा, सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और उसी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अनदर डिसएडवांटेज इज द लैक ऑफ प्रोटेक्शन। जब स्टेट नहीं होगी, स्टेट के बाकी एलिमेंट्स नहीं होंगे, लॉ नहीं होगा, मिलिट्री नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, तो उस सोसाइटी को एक्सटर्नल थ्रेट से और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से प्रोटेक्ट कौन करेगा? देयर इज ऑल्सो डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग। कभी सोसाइटी में कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम इमर्ज हो जाती है, सपोज कर लो कोरोना वायरस आ जाता है, तो ऐसे सोसाइटी से विदाउट अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल वो सोसाइटी कैसे डील करेगी? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करेगी? या किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है या डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा स्टेट और गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस के बिना। देयर इज ऑल्सो पोटेंशियल फॉर डोमिनेंस बाय पावरफुल ग्रुप्स। स्टेट की एब्सेंस में क्या होगा? कुछ पावरफुल इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इमर्ज हो जाएंगे जो कि दूसरों को डोमिनेट करेंगे। इससे दोबारा ह्यूमन बीइंग्स की इक्वालिटी और फ्रीडम को खतरा होगा, क्योंकि वंस अगेन वो डोमिनेंस और सबमिशन वाला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और इसी की तो अगेंस्ट होता है अनार्किज्म। देन कम्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर लॉज ही नहीं होंगे वीक लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एक अनार्किस्ट सोसाइटी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, जहां पर जो लोग स्ट्रांग हैं वो वीक को डोमिनेट करेंगे, एंड दिस विल बी अ ह्यूज डिसएडवांटेज टू अनार्किज्म। ऑल्सो अनार्किज्म को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत चैलेंजिंग है। आप सोच के देखिए, आज के जमाने में अगर हमें अनार्किज्म को इम्प्लीमेंट करना है, इट्स सो डिफिकल्ट। हर स्टेट की इतनी बड़ी टेरिटरी होती है, इतनी सारी कम्युनिटीज रह रही होती हैं, तो ऐसे में कैसे अनार्किज्म लागू कर सकते हैं? इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतने बड़े साइज में अनार्किज्म को इम्प्लीमेंट करना इज इटसेल्फ अ टास्क। विदाउट स्टेट एंड विदाउट गवर्नमेंट आप कैसे इनको मैनेज कर पाओगे? ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट सो सेल्फलेस, ये भी आप इसमें बता सकते हैं। ह्यूमन नेचर अगर पॉजिटिव भी है तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। अगर वो सेल्फलेस है तो वो सेल्फिश भी है। अगर वो कोऑपरेट करता है तो वो compete भी कर सकता है। इसकी बात अनार्किज्म नहीं करता, स्पेशली जो कलेक्टिविस्ट अनार्किज्म होता है। साथ ही साथ इसमें आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि अनार्किज्म इज इटसेल्फ अ डिवाइडेड हाउस। जो इंडिविजुअल अनार्किस्ट हैं और जो कलेक्टिविस्ट अनार्किस्ट हैं, इनके आपस में व्यू पॉइंट्स ही नहीं मैच करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके फायदे नहीं हैं। ये इंडिविजुअल लिबर्टी और ऑटोनॉमी पर एम्फसाइज करता है, ये इंडिविजुअल की फ्रीडम को सपोर्ट करता है और किसी भी प्रकार की स्टेट डोमिनेशन के खिलाफ है, अथॉरिटी के अगेंस्ट है, और सेल्फ गवर्नेंस को सपोर्ट करता है। ये इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी पे भरोसा दिखाता है कि यस, वो केपेबल है खुद को गवर्न करने की, खुद को मैनेज करने के, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर पर्सनल डेवलपमेंट। ये वॉलंटरी कोऑपरेशन पर आधारित है। ह्यूमंस अपनी मर्जी से वो फ्री हैं फॉर्म करने के लिए क्या? वॉलंटरी एसोसिएशंस। तो वो अपनी मर्जी से एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं, अपनी मर्जी से एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन म्यूचुअल अग्रीमेंट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। उन्हें किसी भी तरीके से कोई फोर्स नहीं कर रहा है, सब मिलके वॉलंटरली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और अपने अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं।
इट ऑल्सो सपोर्ट्स सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। हायरार्की के अगेंस्ट है। हायरार्कल स्ट्रक्चर्स को ये डिसमेंटल करने की बात करता है, अबॉलिश करने की बात करता है, जिससे कि सोसाइटीज में इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। हायरार्की यही तो होती है, रैंकिंग, लोअर एंड हायर। अगर हायरार्की को ही खत्म कर दिया जाए तो कौन अमीर कौन गरीब सब बराबर। और इससे क्या क्रिएट होगी? एक इग्लिटेरियन सोसाइटी, जहां पर पावर कुछ हैंड्स में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगी बल्कि सभी लोगों के पास होगी। और इसी प्रकार देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ ऑपरेशन। अत्याचार के चांस घट जाएंगे क्योंकि समाज में इक्वालिटी होगी। कोई डोमिनेट करने वाला नहीं होगा, कोई अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने वाला नहीं होगा, कोई सेंट्रलाइज स्टेट नहीं होगी या गवर्नमेंट नहीं होगी। तो स्टेट का जो अत्याचार है वो नहीं होगा, उनका जो एब्यूज ऑफ पावर है वो नहीं होगा। इसी प्रकार लेस करप्शन होगी क्योंकि वंस अगेन कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। एंड इन द एब्सेंस ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, अनार्किस्ट मानते हैं कि पावर का एब्यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि पावर को एब्यूज तो स्टेट और गवर्नमेंट ही करते हैं। तो इससे करप्शन के चांसेस भी घट जाएंगे। और ये सेल्फ गवर्नेंस को इंपॉर्टेंस देता है, विच इज अनदर मेरिट और एडवांटेज ऑफ अनार्किज्म। ये इंडिविजुअल्स को इंकरेज करता है कि वो अपने आप को गवर्न करें, जिससे उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो और वो सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने। तो ये थे मेरिट्स ऑफ अनार्किज्म, और ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने समझा अनार्किज्म को, जो कि एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो किसी भी प्रकार की अथॉरिटी के खिलाफ है, स्पेशली गवर्नमेंट और द स्टेट। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।